नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। खेती किसानी से जुड़ी क्या कुछ नवीनतम जानकारियां हम आपके लिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आए हैं, आइए जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की। हाल ही में विश्व भर में विश्व दलहन दिवस मनाया गया और हमारे देश में भी इसका आयोजन काफी अच्छे स्तर पर हमारी सरकार द्वारा किया गया। और इस उपलक्ष्य पर आयोजित एक कार्यक्रम में आईसीएआर के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने क्या कुछ जानकारी दी आगे आने वाले समय में दलहन के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए, आइए आपको दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस पिछले 3 साल से मनाया जा रहा है विश्व स्तर में, और भारत में भी मनाया जाता है। आप जानते हैं कि भारत सबसे ज़्यादा दलहन उत्पादन करने वाला देश है और ज़्यादा खपत भी भारत में होता है दलहन की। और दलहन उत्पादन में हम पीछे थे और उसमें काफ़ी प्रगति हम लोग किए हैं। 15-16 मिलियन टन से हम 23 से 25 मिलियन टन तक उत्पादन बढ़ाए हैं पिछले 5 साल के अंदर, और ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। हम आयात 5 मिलियन टन से ज़्यादा करते थे, अभी वो घटकर आधा से कम हो गया है। और जिस हिसाब से सरकार के नीति नियम रहा है, एमएसपी को बढ़ाना दलहन उत्पाद के लिए विभिन्न फसलों में, और प्रोक्योरमेंट करना बड़े पैमाने पर, और 2 मिलियन स्टॉक का बफर स्टॉक बनाना, ये दलहन खेती को उत्साहित किया है, दलहन खेती को आगे बढ़ाया है, किसानों को आगे आकर दलहन को बढ़ावा देने में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। और उसके साथ साथ जो हमारे नए किस्म दलहन जातीय फसलों में रहे हैं, विकास किए हैं, वो किसान के खेत में गए हैं। वैरायटी रिप्लेसमेंट रेट दलहन जातीय फसलों में 80% तक बढ़ा है, और उसी तरह का सीड रिप्लेसमेंट रेट, जो पहले किसान अपने बीज को बदलता नहीं था, 10% से कम था, अब वो बढ़कर 35% तक पहुंच गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसके चलते हमारे उत्पादन में, उत्पादकता में वृद्धि हुई है। आप जानते हैं इस देश में कुपोषण है। कुपोषण को दूर करने में दलहन का भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। दलहन में पुष्टिसार की मात्रा 20% तक होता है, और हमारे देश में वेजिटेरियन पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और दलहन का कंजम्पशन हमारे देश में पहले से ही ज़्यादा है। और इसको खाने से, और ज़्यादा से ज़्यादा खाने से हमारा जो पुष्टिसार की मात्रा कम है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है, उसका मुकाबला हम कर सकते हैं, और पुष्टि साधन हमारे जनता का हो सकता है। दलहन खेती को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब ये इस तरह के दिवस के तहत टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है, नए नए उपलब्धि के बारे में बताया जाता है, नए नए किस्मों के बारे में बताया जाता है, तो दलहन खेती को भी बढ़ावा मिलेगा, और हमारा जो आयात है वो और घटकर हम पूरा आत्मनिर्भर कुछ साल में हो सकते हैं। तो ये दिवस का महत्व है। और इसके साथ साथ आप जानते हैं दलहन जातीय फसलें पानी कम चाहते हैं, उनके कम पानी खर्चा करते हुए उनके खेती किया जाता है। तो अभी जब जैसे बारिश हमारे उसका अनियमितता है देश में, और कई इलाका में बारिश कम होती है, 500 मिलीमीटर से भी कम होती है, तो उस तरह के इलाका में दलहन जातीय फसल उगाया जा सकता है। तो उस तरह की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। और दलहन जातीय फसलों का और एक मुख्य बात है कि उनके जो रूट्स है जमीन के निचले हिस्सा में, वो नोड्यूल्स तैयार करते हैं, और नोड्यूल्स में जो हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करते हैं, और जिसके चलते
जो नाइट्रोजन का हमारा जो खाद इस्तेमाल होता है, रासायनिक खाद, उसका मुख्य भाग नाइट्रोजन रहता है। और जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करेगा कोई और ज़मीन के अंदर उसको सड़ने के बाद मिलेगा, तो जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है रासायनिक खाद की, वो भी कम होगा। तो इसलिए ज़मीन का उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए इस तरह के फसलों का भी आवश्यकता है। इसके पत्ते भी गिरते हैं, वो भी नाइट्रोजन ऐड करते हैं, तो ज़मीन का उर्वरा शक्ति इससे बढ़ता है, तो उपजाऊ शक्ति ज़मीन का बढ़ेगा। वातावरण प्रदूषित नहीं होगा, उसमें जो नाइट्रोजन है वही काम में लगेगा। कम खाद इस्तेमाल होने से ज़मीन का गुणवत्ता बजाय रहेगा और खाद के वजह से जो प्रदूषण होता है परिवेश का, वो कम होगा। पानी का कम इस्तेमाल होगा और इसमें प्रोटीन होने के वजह से जनता जब दलहन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, तो कुपोषण दूर होगा। और ये सारे काफ़ी दलहन के साथ जुड़े हुए बातें हैं। तो इसलिए इस जो आज का जो दिवस है, इसका भूमिका है। और आज के दिवस पर मैं मेरे देशवासियों को, किसान भाई बहनों को आह्वान देता हूँ, आज के दिवस का ये पालन जो हो रहा है, उसका जो उद्देश्य है उसको समझें और किसान भाई बहन दलहन का खेती को बढ़ावा दें, आगे आए, नए नए किस्मों को अपनाएं। जैसे हमारे पास ज़्यादा उपज वाले नए किस्म हैं, उसको अपनाएं। और जो फसलें ज़्यादा पानी आवश्यक करते हैं, उनके बदले दलहन की खेती करें। विभिन्न किस्म हैं और अभी एक नए किस्म लाए हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा को भी बढ़ा दिए हैं 25-26% तक। उस तरह के फसलों को भी अपनाएं। और सारे हमारे देशवासियों को भी मैं विनती करूंगा कि दलहन का ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में इस्तेमाल करें। और विभिन्न फसलें हैं, तूर हो, मसूर हो, चना हो, विभिन्न फसलें हैं, मूंग हो, उड़द हो, इसका इस्तेमाल करें और ताकि हमारा जो प्रोटीन का जो कमी होती है उसका भरपाई किया जा सकता है। अभी कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि जल शक्ति मंत्रालय हमारे किसानों के हित के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। कृषि के क्षेत्र का विकास हो, इसका विस्तार हो, इसके लिए कई तरह के कार्य भी किए जा रहे हैं, जिनके बारे में विस्तृत जानकारी दी जल शक्ति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने बातचीत करते हुए दूरदर्शन किसान से। आइए दिखा देते हैं आपको इसकी एक खास झलक। राष्ट्रीय जल मिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या उद्देश्य है सर, अगर पूरे देश लेवल की अगर हम बात करते हैं? राष्ट्रीय जल मिशन 2011 में इसका गठन किया गया था, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के तहत। तो ये 8 मिशन का गठन किया गया था, उसमें से एक तो नेशनल वाटर मिशन का भी।
इसका उद्देश्य है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में, उसका वाटर में क्या असर होता है, उसी के बारे में स्टडी करना और सलाह देना। दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग एट इट। तो हमारा नेशनल वाटर मिशन में 5 गोल्स है और 39 स्ट्रैटेजीज है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ दिस गोल्स आर रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन, water, improving the water use efficiency, basin level water management, then getting people involved in the water campaign, and also study the effects of climate change on water resources, उसी में है। पिछले 2-3 साल से हमने स्पेशल प्रोग्राम बना कर रखा है। उससे पहले वी हैड एक्चुअली स्टार्टेड स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर। इंडिया के अबाउट 8 बेसिन्स में वाटर क्लाइमेट चेंज का असर क्या है उसके बारे में स्टडी करने के लिए इम्पॉर्टेंट एजेंसीज इंस्टीट्यूशंस को दिया है। वो अपना रिपोर्ट अभी तैयार देने वाला है। वी ऑल्सो डू वाटर ऑडिटिंग। वाटर ऑडिटिंग का मतलब है कि हाउ मच वाटर यूज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, इसके लिए आता है। इंडिया में देखा जाए तो वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत कम है। 85 to 89% ऑफ वाटर एक्चुअली इन इंडिया इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के 90% पानी का यूसेज एग्रीकल्चर में होता है और बाकी 10% में ड्रिंकिंग वाटर और इंडस्ट्री का यूज़ होता है। इसलिए अगर हम वाटर यूसेज जो कृषि में यूज़ होता है उसी का सेविंग करेंगे तो बहुत सारा पानी बच सकता है। हाँ, देखा जाए कि इंडिया इज़ हैविंग ए वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ 30 to 35%, whereas countries like America and other developed countries have almost about 65 to 70% efficiency है। तो there is a tremendous scope for increasing the water use efficiency in agriculture and also in industries। उसका मार्गदर्शन कैसे करना है, हाउ टू इम्प्रूव द बिजनेस प्रोसेस, हाउ टू इम्प्रूव द इंजीनियरिंग प्रोसेस इन इंडस्ट्री टू सेव वाटर, हाउ टू रीयूज, हाउ टू रिसाइकिल, हाउ टू रिकवर रिसोर्सेज फ्रॉम एंड यूज दैट वाटर अगेन, उसी में हम स्टडी कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। बेसिकली मेन सेविंग जो है तो एग्रीकल्चर में होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में जैसे मैंने बताया 85 to 90% वाटर यूसेज इज़ इन एग्रीकल्चर एंड हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी इज़ ओनली अबाउट 30 to 35%। इसका मतलब है कि यूएसए में अगर 1 किलो राइस उगाने के लिए 800 लीटर का यूज़ होता है, हमारे यहाँ पे 3,000 लीटर का यूज़ होता है। तो देयर इज़ अ ट्रेमेंडस स्कोप फॉर इम्प्रूविंग इट। तो देन सेकेंड थिंग, हमारे यहाँ पे वी ऑल्सो शुड हैव द राइट क्रॉप एट द राइट प्लेस। नेशनल वाटर मिशन ने एक मुहिम 2 साल पहले शुरू किया था, उसका नाम था सही फसल। सही फसल मतलब जो आपके अपने आबोहवा की तरह से सही है, जो अपने एरिया में वाटर के लेवल से है, उसी को ही हम उगाना चाहिए। तो ये हम देखा जाए ज़्यादातर एरिया में पैडी आता है। पैडी कई जगह में यूज़ नहीं होता, जैसे पंजाब हरियाणा एरिया में पैडी एक्चुअली इज़ नॉट सूटेबल क्रॉप। फिर भी वहाँ पे पैडी कई पॉलिसियों की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ फ्री पावर सब्सिडी है और प्रॉब्ली ग्राउंड वाटर फ्री है, इसलिए तो पानी ज़्यादा यूज़ करके पैडी करता है। तो हमने ये मुहिम उस समय चलाया कि सही फसल, जो क्रॉप आपके एरिया में सूटेबल है उसी को करने के लिए, तो दैट इज़ गोइंग ऑन। तो हमारे इंडिया में देखा जाए तो पैडी, शुगर केन और वीट 70 to 80% ऑफ इरिगेशन एरिया वही करते हैं। तो हम उसी में अगर सेव करेंगे तो इट विल बी यूज़फुल फॉर वाटर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। जी सर, आप जैसे बताएं कि एग्रीकल्चर में 90% यूज होता है वाटर का। सर, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप भी एक ही योजना है प्रधानमंत्री जी का। सर, इसके बारे में क्या, कैसे इसको बचत करेंगे, ये जो योजना है? सर, जैसे मैंने बताया 85 to 90% वाटर यूसेज इन एग्रीकल्चर। देयर इज अ ट्रेमेंडस स्कोप फॉर इंक्रीजिंग दी वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो पानी सही क्वांटिटी इस्तेमाल करें। इसके लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर देखा जाए तो वहाँ पे फ्लड इरिगेशन करते हैं। पैडी के लिए फ्लड इरिगेशन करते हैं, पानी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वहाँ पे डालते रहते हैं। तो व्हाट वी आर टेलिंग इज़, अगर हम सेम क्रॉप कंटिन्यू करें
डाइवर्स करना तो अच्छा है। अगर सेम क्रॉप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को लाना। पैडी के लिए देयर इज़ कॉल्ड सीरी कल्टिवेशन फैसिलिटी है, ट्रांसप्लांटिंग छोड़ के देयर आर डायरेक्ट सोइंग मेथड्स है, पडलिंग मेथड होते हैं। सो देयर आर न्यू टेक्नोलॉजीज अवेलेबल वेयर क्रॉप के लिए वी कैन यूज़ यूज़ वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ माइक्रो इरीगेशन। देखिए स्प्रिंकलर और दिस ड्रिप इरीगेशन का यूज़ होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि क्रॉप एरिया में किसान पानी पूरा जगह पर जो होता है रूट जोन में नहीं जाते, सब जगह में फैल जाता है, उसके वजह से वीड्स भी आ जाते हैं और पानी भी वेस्ट हो जाता है। अगर हम पानी रिक्वायरमेंट एरिया जो रूट जोन में देंगे तो वीड्स भी कम आता है और पानी भी वेस्ट नहीं होता है। तो वी हैव द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में दे आर यूजिंग ड्रिप इरीगेशन और माइक्रो इरीगेशन का ये बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। सब्सिडी देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दे के करते हैं। दैट इज़ वन थिंग। देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो लाइक मोर क्रॉप पर ड्रॉप। तो ये हर एक बूंद के लिए ज़्यादातर ज़्यादा क्रॉप उगाएं। तो आई वुड एक्चुअली गो फर्दर एंड से दैट यू शुड बी मोर इनकम पर ड्रॉप, बिकॉज यू आपको मतलब इनकम से मतलब है। तो पानी बिकॉज ऑफ द मोनेटाइज इकोनॉमी, किसान तो उनको पैसे से मतलब है, किसान को पैसे से मतलब, बिकॉज दे विल गेट मोर इनकम फ्रॉम द क्रॉप इज़ व्हाट इज़ मोर। सो प्रधानमंत्री भी डबलिंग द फार्मर्स इनकम के बारे में बात करते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इट हैपन्स। एंड सो व्हाट वी फील इज़ दैट इफ़ वी कैन properly use water, we can save the water and actually get more income out of for the farmers. If you spend 20,000 rupees and get a income of 40,000, आपका मुनाफा तो 20,000 है, इतना मुनाफा होता है। If you spend 80,000 rupees and you sell the product at 1 lakh rupees, आप वहीं भी आपको 20,000 rupees ही मिलता है। तो बेसिकली यू शुड लुक एट नॉट इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी बट इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द फार्मर। उसी में लाइन में ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए जी। और अवेयरनेस के लिए सर क्या करें? अवेयरनेस के लिए हम वी हैव नाउ स्टार्टेड दिस सही फसल कैंपेन। तो फार्मर्स से डिस्कस करते हैं और नए नए जो तरीके होते हैं, दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज ऑफ वाटर। अपने खेत में एक तालाब, अपने हर खेत में तालाब, ऐसे कोई स्लोगन दे के फार्मर्स के बात करते रहते। बट मोर देन दैट वी हैव नाउ स्टार्टेड अ कैंपेन फॉर सप्लाई साइड मैनेजमेंट। ये तो डिमांड साइड की बात थी। सप्लाई साइड मैनेजमेंट में क्या है कि ज़्यादातर इंडिया में ज़्यादातर एरिया में पानी बारिश से होती है। तो ये पानी को बचाने के लिए, संग्रह करने के लिए हमने एक नया कैंपेन शुरू किया है। इसका टाइटल है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। पानी को संग्रह करें जहाँ बरसे जब भी बरसे। इसका ये मतलब है कि डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज ऑफ वाटर। हम पहले क्या करते थे, पानी को जब पानी बरसते उसको कहीं लेके बड़े बड़े डैमों में इकट्ठा करते थे। एंड इंडिया में जब तकरीबन 6,000 डैम से मेजर डैम से उसमें पानी इकट्ठा होते थे। बट अभी द न्यू थिंकिंग इज़ ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज ऑफ वाटर, क्योंकि वो बड़े बड़े डैमों का ज़माना गया। डैम बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, उसका रिहेबिलिटेशन का इश्यूज आता है, सबमर्जेंस का इश्यू आता है, तो बड़ा बड़ा टैंक बनाना मुश्किल होता है। इसलिए बेस्ट सोल्यूशन इज़ डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज ऑफ वाटर। अपने खेत में जब बारिश आती है उसको वहाँ संभाल कर रखो, वहाँ पे आपका वाटर टेबल भी बढ़ जाएगा। वाटर टेबल बढ़ने से कई फ़ायदे भी होते हैं। वाटर टेबल बढ़ने से आपको जो आपकी नमी है, भूमि का नमी तो बनते रहते हैं। दूसरी बात है कि आपको ये ग्राउंड वाटर को ऊपर लाने के लिए जो मोटर इस्तेमाल करते हैं उसका कम पावर का मोटर लगेंगे और कम एनर्जी भी यूज़ हो जाएंगे। तो आपका एनर्जी कॉस्ट भी कम हो जाएंगे, आपकी भूमि में नमी रहेंगे, आपके कम पानी यूज़ करना पड़ता है। इसलिए बहुत सारा फ़ायदा है इफ़ यू स्टोर द रेन वाटर। तो इसलिए हमने एक मुहिम चलाई है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। हम अभी जनवरी टू मार्च तक इस पीरियड में अपना बर्तन तैयार कर रखने के लिए बोला है। ये स्कूल्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। और खेतों में किसानों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग अपने में छोटे छोटे तालाब वहाँ बनाएं। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और कलेक्टर्स को रिक्वेस्ट किया गया कि वो पुराना रेवेन्यू रिकॉर्ड्स दे के जितने भी वाटर बॉडीज़ थे पहले, तालाब कुएं सब कुछ है, उसमें उसी को ग्राउंड में चिन्हित करे और उसका इंक्रोचमेंट निकाले।
ये इंक्रोचमेंट निकालना, इसका दो फ़ायदा होता है। एक तो वहाँ का वाटर बॉडी जो गंदा पानी है उसको हम निकाल सकते हैं, और उसका डीपनिंग करके एनक्रोचमेंट करेंगे तो वो पूरा एरिया हमको मिलेंगे, और उसको थोड़ा डीपन करेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो ये दो चीज़ करने के लिए हम डीएम्स को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एंड वो जो पानी इस तालाब और कुएं में जो लाने वाला चैनल्स को भी एनक्रोचमेंट से मुक्त कराना है, ताकि पानी विल कम डाउन स्ट्रेट टू दिस थिंग्स। ये जो मुहिम कैच रेन में ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, सेकंड इज आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग and restoring the rainwater, the water bodies, and last is about the wetlands. Very important area is wetlands. हमारे यहाँ पे wetlands जो जहाँ पे पानी स्टोर हुआ करता था उसको इसका डिप्लीशन हो गया है, उसमें इंक्रोचमेंट्स हो गया है। अगर हम इस 3 महीने में वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करके और उसको रिजुनेट करेंगे तो रिवर रिजुनेशन के लिए काम आ जाएंगे। छोटे छोटे रिवलेट्स से ही बड़े बड़े नदियाँ बनते हैं, तो हम ये छोटे छोटे नालों और रिवलेट्स को ख़त्म किया अभी। वी शुड ट्राई टू रिवाइव दोस वाटर बॉडीज़। छोटे छोटे नालों या रिवलेट्स को ज़िंदा करके बड़े नदी को ज़िंदा कर सकते हैं। और अगर हम पानी को सेव करके लोकली सेव करेंगे तो कंटिन्यूस अविरल धारा भी बन सकता है। तो ये दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट द कैच द रेन कैंपेन। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के इस खास कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है और ऐसे ही प्रयास किए जा रहे हैं देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तिलहन के क्षेत्र के लिए भी। जी हाँ, तिलहन मिशन की भी शुरुआत की गई है ताकि तिलहन के क्षेत्र को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान की जा सके। इसी के संदर्भ में ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। तिलहन उत्पादन में हमारे बहुत भारी कमी है, तो ये हमारे जो आवश्यकता है 25 मिलियन टन की तेल की, करीब करीब 15 मिलियन 16 मिलियन टन जो है हम बाहर से आयात करते हैं हमारे आवश्यकता पूरा करने के लिए, और जिसके लिए हमें 75,000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है सालाना। इसका भरपाई करने के लिए अभी हमारे ऑयलसीड मिशन एक शुरू किया गया है, और जिसके तहत हमारे काफ़ी बड़े पैमाने पर बीज उत्पादन होगा। सीड हब के तहत किसानों के खेत में प्रदर्शनी लगेगी, टेक्नोलॉजी के बारे में किसानों के साथ चर्चा करते हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी दिया जाएगा, और उसके साथ साथ बाजार के साथ किसानों को जोड़ने का भी प्रयास होगा। और जो नए कानून आए हैं उसके तहत इसको भी मदद मिलेगा। हमारे जो वार्षिक एनुअल ऑयलसीड जिसको बोलते हैं उसको बढ़ावा तो हम देंगे ही, उसके साथ साथ जो ऑयल पाम है जिसका तेल हम आयात करते हैं
ऑयल पाम का खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप में नॉर्थ ईस्ट में, तो उसका भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा उत्पादकता ज़्यादा है। तेल का 4-5 टन प्रति हेक्टेयर तेल मिल सकता है, बाकी कोई फसल में उतना तेल नहीं मिलता है। तो उसको भी बढ़ावा देने के लिए कोशिश जारी है। तो मेरे ख्याल में उस दिशा में भी हम जो कदम उठा रहे हैं, काफ़ी प्रगति उसमें भी होगी, और शोध में भी परिवर्तन लाते हुए अधिक पैदावार वाली किस्म जो हम ला रहे हैं वो भी काफ़ी मददगार साबित होगा। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हम उम्मीद करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में हमने जो भी जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं वो आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित होंगी। अगले अंक में फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।